केजरीवाल तो कहते हैं कि 10 साल में उन्होंने खूब काम किया है यहाँ पे। क्या काम करा है, हमारी समझ से बात है, क्या काम करा है। हनुमान मंदिर जो है ये दिल्ली का वन ऑफ द अरविंद केजरीवाल तो हर बार जब उनको समस्या पड़ी है वो यहाँ आए हैं। सब अब आप अगर इस बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ की है आप 100 खून करो और आप रोज भगवान के आगे मत्था टेक लो कि जी हमने तो 100 खून किया, भगवान आप हमें माफ कर देना। क्या इस चीज़ की माफ़ी है? कोई भी कानून, कोई भी डिपार्टमेंट क्या बिना सिस्टम के चल सकता है? अगर चलता हो तो फिर तो केजरीवाल को देना। 25 साल से बीजेपी वापसी नहीं कर पाई है और दूसरी तरफ जो है केंद्र में जो है लगातार 7 सीटों पर जो है वापस से बीजेपी के सांसद चुन के गए। मतलब दिल्ली की जनता चाहती क्या है? मैं बताता हूँ। आप मतलब कब से देख रहे हो दिल्ली के चुनाव को? आपकी याददाश्त में मतलब कब है कि आपने पहला चुनाव कब से देखा था दिल्ली का विधानसभा का? आपने नाम सुना होगा कि अमरनाथ चावला का नाम सुना? जी 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 अमरनाथ जी चावला, जी जगदीश टाइटलर, ललित माखन। हाँ जी। मैं तब से उससे भी पहले का हूँ। तो मतलब आपने तो दिल्ली में सरकार बनी, गिरी, बिगड़ी, गिरी बनी, मुझे ये सब आपने देखा है अपने सामने। नो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, पर मुझे तो अब का पता है कि जो मेरी अपनी समझ है, जो मैं सोचता हूँ और सबके लिए सही सोचता हूँ, जो काम धरती के ऊपर रहकर बातें करना बड़ा आसान है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा दिमाग दे दिया कि आप बातें करते, यू कैन डू एनीथिंग, बट कि आप उस धरती के ऊपर रहकर इस देश के प्रति क्या भावना रखते हो। सिर्फ आपको अपना अस्तित्व रखना है, अपनी स्पीच दे के अपने बोल के अब चले गए तो उससे क्या होगा? अगर जितनी भी जनता है उसके लिए आपको सर्वमान्य होना पड़ेगा और आप किसी के ऊपर इलिगेशन में लगाओ। अब जो कर रहे हो आप, जो जिस चीज़ का जो इलेक्शन हो रहा है, जो विधानसभा के लिए, जो इसके ऊपर इतना क्रेजी हुआ है, जैसे आप सरकार का जो चीफ मिनिस्टर रहा है उससे ये पूछा जाए, आप इतना अपने आप को डिफाइन करते हो कि मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये होगा, दुनिया होगी, उसमें क्या, पर आपने करा क्या? बट हैड यू डन? आपने क्या किया और अब क्या करना चाहते हो? मतलब ये जो पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, ठीक है, एग्री, क्योंकि यू हैव ए राइट, आपको पता है, आप क्वालिफाइड हो, परंतु आप इस देश के अंदर या इस किसी भी संस्था के अंदर आप सोचो कि कोई भी कानून, कोई भी डिपार्टमेंट क्या बिना सिस्टम के चल सकता है? अगर चलता हो तो फिर तो केजरीवाल को देना। मैंने तो देखा नहीं चल सकता हो, पर ये पब्लिक को बेवकूफ़ बना के जिस तरीके से भी, चाहे वो किसी की लोलुप देके ये करना चाहता है, बस मैं इससे कुछ नहीं कह सकता। अब ये सोचे कि इसको पब्लिक इसको देना है कि नहीं देना, वो पब्लिक सोचे। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो कहते हैं कि 10 साल में उन्होंने खूब काम किया है यहाँ पे। क्या काम करा है, हमारी समझ से बात है, क्या काम करा है? मतलब कि नहीं, कौन सा काम करा है? नहीं, उनका कहना है काम कि की व्याख्या क्या होती है? 200 यूनिट बिजली फ्री कर दी, पानी उससे फ्री क्या होता कर फ्री कर? उसने अपने पास से दी है। कहाँ से वो पैसा कहाँ से लाया है? वो पैसा कहाँ से लाया है? फ्री किसको दिया उसने? किसको दिया है? क्यों दिया है? किस लिए दिया है? कोई आइडेंटिफाई करा है? मतलब अपनी सीट को बरकरार रखने के लिए अगर आप इस धरती के ऊपर जो भूमंडल है, उसके ऊपर जो मानव आया है, उस मानव की उस पोजीशन को क्लियर करो, उसको कौन क्लैरिफाई करेगा? आप कह रहे हैं कि उनका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है, क्या वो सच में जरूरतमंद है जिसको ये बिल्कुल, वो कौन करे? उसको सिस्टम कौन बनाएगा? ये इंजीनियर है, ये कहता है, IRS है, ठीक है, क्या ये इसने सिस्टम बनाया? कोई कुछ करा? सिर्फ ये है कि पैसा आया, इनकमिंग, इनपुट और आउटगोइंग, उससे क्या होता है? कहाँ से आया वो कर्जा, कहाँ चढ़ गया? ये आम पब्लिक को नहीं पता। आम पब्लिक को ये है कि मेरे को ये पैसा मिल रहा है, ठीक है, चाहे ये कुछ करे या ना करे, मेरा काम हो गया, मैंने वोट दे दिया, दे देगा तो अच्छा, नहीं भाड़ में जाए। पब्लिक की सोच इस तरीके की है और ये लोलुप कर रहा है, करता रहे, उससे क्या होगा? पर अगर पब्लिक के दिमाग के अंदर एक बात आ जाए कि हमने इस देश को कहाँ ले जाना है, इस जो सिटी, ये जो यूनियन टेरिटरी है, इसको कहाँ लेके जाना है, किस सिस्टम को फॉलो करना चाहिए जिससे कि सब ठीक हो। ह्यूमन एक्ट क्या होता है? रोटी, कपड़ा और मकान, पूरे वर्ल्ड के अंदर है। इससे ये पूछा जाए कि तूने कोई किसी के साथ सीक्वेंस बनाया है? नहीं बनाया। सिर्फ ये है कि इलिगेशन लगाना, उसने ये किया, उसने वो किया, मैंने क्या किया? तूने बहुत कमियां इसके अंदर, थोड़ी कमियां नहीं, मैं गिना सकता हूँ, पर मुझे ज़रूरत नहीं है गिनाने की। बस मैं इतना ही बहुत है कि अब ये पब्लिक सोचे कि इसको देना है या नहीं देना। अगर आपने वो लेके 2141, उससे क्या होगा? कुछ नहीं होता। अगर आप ज़िंदगी में काम नहीं करोगे तो क्या आपको मिल जाएगा? क्या रतन जी टाटा हैं, मतलब रतन जी टाटा हैं, उनके पास जो उनकी जितनी भी कंपनियां थी, 7,52,000 परिवार काम करता था, तो आज उनकी गुडविल देख लो।
ठीक है, जो मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, उस तरीके की सोच होनी चाहिए। जो एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनकी जैसी सोच होनी चाहिए। किया हो और उसका प्रमाण सामने पब्लिक को नजर आना चाहिए। बस मेरे तो इतना ही कहूंगा, बस इससे मेरे बस का नहीं। सर आप कैसे देखते हो चुनावी माहौल को? अंकल जी ने जो बताया नहीं, अंकल जी ने तो अपना बता दिया, आप ही बता दो। अच्छा, अभी मतलब माहौल कैसा चल रहा है यहाँ पे? अब यहाँ का माहौल तो हम हनुमान मंदिर में खड़े हैं, आप जानते हैं हनुमान मंदिर जो है ये दिल्ली का वन ऑफ द और अरविंद केजरीवाल तो हर बार जब उनको समस्या पड़ी है वो यहाँ है ना। सब अब आप अगर इस बारे में अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज़ की है, आप 100 खून करो और आप रोज भगवान के आगे मत्था टेक लो कि जी हमने तो 100 खून किया, भगवान आप हमें माफ़ कर देना। क्या इस चीज़ की माफ़ी है? बड़ा सिंपल सा सवाल है। आप कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल यहाँ आते हैं, वो पूजा करते हैं। एक तो मुझे वो आदमी कभी हिंदू लगता ही नहीं है। वो आदमी जो वक्फ बोर्ड, ये तो उनकी निजी आस्था का मामला है। निजी आस्था ठीक है, वो कह रहे हैं कि मैं वक्फ बोर्ड के साथ हूँ, मैं वक्फ बोर्ड को जितना हो सकेगा उतनी सहायता करूंगा। भाई हिंदुओं के लिए क्या? अब वो कह रहे हैं कि हम हिंदुओं में जो मंदिर में जो हमारे पंडित हैं, पुजारी हैं, उनको 18,000 रुपये सैलरी देंगे। ये उनको तब याद आ रहा है जब इलेक्शन आया है। 10 साल तो सीएम रहे ना, 10 साल से वो कहाँ थे? और ये चीज़ उन्होंने 10 साल में क्यों नहीं सोची कि हमें मंदिरों में भी करना चाहिए, हमें मंदिर के पुजारियों को भी कुछ ना कुछ जो सैलरी वगैरह है वो फिक्स करना चाहिए। वक्फ बोर्ड के खिलाफ अभी उन्होंने कुछ दिन पहले बयान दिया है एक उसमें फंक्शन में कि वक्फ बोर्ड के साथ हूँ और वक्फ बोर्ड को जहाँ भी जरूरत होगी मैं वक्फ बोर्ड के साथ खड़ा हूँ। क्यों भाई, क्यों खड़ा हूँ मैं वक्फ बोर्ड के साथ? और वक्फ बोर्ड को इतना सपोर्ट क्यों? फंड आ रहा है वहाँ से इसलिए क्योंकि केजरीवाल साहब को पता है कि जितना फंड आना है वो वहीं से आना है, वरना अपने पास तो जितने फंड थे वो सारे के सारे बांटने में और इधर उधर करने में गवा दिए। शराब घोटाला करने में सारा फंड खत्म कर दिया। स्कूलों के शिक्षा मॉडल को लेके जो इन्होंने घोटाला किया उसमें सारे के सारे फंड जो है वो खत्म कर दिए। अब किसी तरीके से इलेक्शन जीतना है, 2100 रुपये बांटने हैं, कोई तुक नहीं है किसी चीज़ का, बस और बस बेतुकी बातें करके और अपना किसी तरीके से वोट बैंक बचाना है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ये भी कहते हैं ना कि आम आदमी पार्टी के पास सीएम का चेहरा है अरविंद केजरीवाल, बीजेपी के पास नहीं है। मतलब होगा लेकिन घोषणा नहीं की है, कांग्रेस के पास नहीं है। तो यहाँ वो कहते हैं कि यहाँ आम आदमी पार्टी जो है स्ट्रॉन्ग ग्राउंड में खड़ी है। सर ये तो बीजेपी का स्टार्टिंग से ही एक पॉइंट, क्योंकि मैं बीजेपी सपोर्टर या मैं किसी पार्टी का सपोर्टर नहीं हूँ, बट जितना मेरी अपनी राजनीतिक अपनी विशेषता क्या है कि बीजेपी का एक स्टार्टिंग से रहा है कि बीजेपी हमेशा अपना सीएम जो चेहरा है वो लास्ट मोमेंट पे डिसाइड करती है। बीजेपी ने आज तक का रिकॉर्ड है, आप चाहे हरियाणा का इलेक्शन उठा के देख लो, चाहे महाराष्ट्र का इलेक्शन उठा के देख लो, किसी भी स्टेट का आप इलेक्शन उठा के देखोगे आपको ये देखने को मिलेगा कि बीजेपी जो है वो हमेशा अपना सीएम कैंडिडेट वो किसी के नाम पे वोट नहीं मांगती, वो पार्टी का जो चिन्ह है उसके नाम पे और हमेशा मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं कि जी मोदी जी चेहरा है और आपको कमल के फूल पे बटन दबाना है। वो कभी लेकिन मतलब पिछले बार जो विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले वाले, उसमें तो मोदी जी चेहरा थे। फिर उस समय जो है यहाँ जो है बीजेपी हार गई विधानसभा के चुनाव में, लेकिन लोकसभा के चुनाव में बीजेपी जीत गई। अब दिल्ली की जनता एक तरफ विधानसभा चुनाव में जो है आम आदमी पार्टी को या किसी और पार्टी को जिता रही है, 25 साल से बीजेपी वापसी नहीं कर पाई है, और दूसरी तरफ जो है केंद्र में जो है लगातार 7 सीटों पर जो है वापस से बीजेपी के सांसद चुन के गए। मतलब दिल्ली की जनता चाहती क्या है? मैं बताता हूँ अब दिल्ली की जनता के साथ क्या हुआ। जब आम आदमी मतलब जब केजरीवाल भाई साहब जब नई इन्होंने पार्टी बनाई, जब ये अन्ना हजारे जी के साथ थे तो इन्होंने कहा कि मैं ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा। उसके बाद इन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई। लोगों को लगा कि बदलाव के लिए इस बार बीजेपी और कांग्रेस को वोट ना देके केजरीवाल सर को वोट देते हैं, हो सकता है कि कुछ ना कुछ बदलाव देखने को दिल्ली के अंदर मिले। चलो एक चीज, उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, बहुत सारे ऐसे काम थे जो केजरीवाल भाई साहब ने नहीं किए, फिर भी बीजेपी की मतलब दिल्ली की जनता है भाई, दिल्ली है दिल वालों की, दिल बड़ा था, उन्होंने कहा चलो एक मौका और दे के देख लेते हैं। एक मौका और दे दिया केजरीवाल भाई साहब को कि चलो भाई आप एक मौका और लो और आप अब की बार कुछ काम करके दिखा दो। बावजूद 10 साल के सीएम रहने के कार्यकाल में उन्होंने अभी तक कोई काम ऐसा किया नहीं जिनको उन्होंने वादा किया था। अभी मैं कुछ देर पहले भी वो देख रहा था, एफिडेविट बंटवाए थे उन्होंने अपने इलाके में, जिसमें उन्होंने लिखा था लाल बत्ती नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, शीश मतलब मैं सरकारी आवास नहीं लूंगा, मैं कोई भी सुविधाएं नहीं लूंगा, सरकारी और शीश आवास भी ले लिया, लाल बत्ती भी ले ली, सारी चीज़ें ले ली। तो अब दिल्ली की जनता 10 सालों की ठोकर खाने के बाद, क्योंकि इंसान ठोकर खा के सीखता है, तो जनता को अभी तक ठोकर लगी नहीं थी, इसीलिए उन्होंने सीखा नहीं। अब जब उन्हें ठोकर लगी है और अब ठोकर खाने के बाद जब समझ गए जनता कि उन्होंने क्या गलती करी है और उसको सुधार कैसे कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब की बार जो है वो बीजेपी के पक्ष में वोट जो है वो इसलिए भी ज़्यादा आएंगे क्योंकि जनता को अब समझ आ गया है कि केजरीवाल भाई साहब ने सिर्फ 10 साल जो है लोगों का बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। ऐसा सच उन्होंने ग्राउंड लेवल पे कोई भी काम नहीं किया और सबसे बुरा हाल किया है, अगर मैं अपनी पर्सनल बताऊं, सबसे बुरा हाल किया उन्होंने शिक्षा का जो उन्होंने भट्टा बिठा दिया इनके। वो तो कहते हैं कि शिक्षा मॉडल जो है दिल्ली का बहुत अच्छा है, मनीष सिसोदिया ने बहुत काम किया है शिक्षा को लेकर के, आतिशी ने बहुत स्कूलों को अच्छा किया है। सर आप मुझे बताइए ना कि दिल्ली में पिछले 10 सालों में कितने नए स्कूल खुले हैं, गिनती के। और अगर वो कहते हैं कि क्लासरूम को मॉडिफाई करने के बाद और क्लासरूम में एसी लगाने के बाद, कुछ बेंचेस चेंज करने के बाद हमने जो है वो क्लासरूम को डेवलप कर दिया, नए स्कूल कितने खोले उन्होंने? दिल्ली के अंदर कितने कॉलेजेस नए खुले हैं?
अगर आप मुझे एक भी कॉलेज बता दें कि हाँ ये एक कॉलेज जो है वो दिल्ली के अंदर नया खोला गया है पिछले 10 सालों के अंदर, एक भी कॉलेज नहीं खुला। कितने मेडिकल हॉस्पिटल खोल दिए उन्होंने दिल्ली के अंदर नए, एक भी नहीं खोला। मोहल्ला क्लिनिक अगर आप मुझे बोलोगे मैं आसपास के मोहल्ला क्लिनिक आपको दिखा दूंगा। इतनी बुरी हालत है मोहल्ला क्लिनिक की, पैरासीटामोल लेने के लिए भी आदमी मोहल्ला क्लिनिक क्यों जाएगा? आजकल वैसे भी फार्मेसी पे आप जाओ, नॉर्मली आपको दवाइयाँ वगैरह मिल जाती है, मोहल्ला क्लिनिक में डॉक्टर्स तक अवेलेबल नहीं है। तो मतलब इतनी बुरी हालत कर दी। और शिक्षा मॉडल की आप बात करो, आप दिल्ली का अगर आप रिजल्ट उठा के देख लो ना पिछले साल का सीबीएसई बोर्ड का, आपको दिख जाएगा कि दिल्ली में सबसे गंदा रिजल्ट जो ऑल ओवर इंडिया में सीबीएसई का सबसे गंदा रिजल्ट हमारे दिल्ली में रहा है। सबसे ज़्यादा फेल होने वाले बच्चे जो है दिल्ली के अंदर रहे हैं, जो सीबीएसई के 12वीं के और 10वीं के बोर्ड में फेल हुए हैं। मैं खुद एक शिक्षक हूं, तो मैं इस चीज़ को बहुत गहराई से समझता हूं कि दिल्ली में सबसे बुरा हाल जो है वो शिक्षकों का कर रखा है। आए दिन जो है कभी शिक्षक कोई काम कर, शिक्षकों को इन्होंने इलेक्शन, चलो वो तो नॉर्मल सी बात है कि शिक्षक इलेक्शन ड्यूटी भी करेंगे, ये भी करेंगे, उसके बदले में इन्होंने अपनी तरफ से उनको क्या सुविधाएं दी? मतलब आपने उनसे काम तो करवा लिया कि ठीक है वो रात रात भर काम कर रहे हैं, जनगणना भी शिक्षक कर रहे हैं, इलेक्शन के जो आपके वोटर आईडी कार्ड के लिस्ट चेक होनी है वो भी जो है वो अध्यापक जाके कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं। बदले में आप उनको कुछ एक्स्ट्रा, मतलब क्या उनको उसके बदले में क्या मिल रहा है? और दूसरा, प्राइवेट स्कूलों का तो इतना बुरा हाल कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। प्राइवेट स्कूलों में एक टाइम था जब टीचर्स वहाँ पे 2 साल 3 साल काम करते थे, 3 साल 4 साल 5 साल काम करने के बाद परमानेंट हो जाया करते थे। आज की डेट में 2012 के बाद का इतिहास, मतलब रिकॉर्ड उठा के देख लो, बहुत कम ऐसे प्राइवेट स्कूल बचे हैं जो आज की डेट में टीचर्स को परमानेंट कर रहे हैं, वरना टीचर्स की परमानेंसी। ये तो प्राइवेट स्कूल का अपना निजी एडमिनिस्ट्रेशन होगा ना। निजी एडमिनिस्ट्रेशन है, बट ये रूल और जो ये इन्होंने फ्री हैंड जो प्रिंसिपल्स को या जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स को दिया हुआ है वो कहाँ, वो इनका दिया हुआ है ना। अगर ये उस तरीके का रूल बनाए ना, अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इस तरीके के रूल इंप्लीमेंट ना करे तो टीचर्स को तो फायदा होगा। भाई ये तो बनाया हुआ रूल दिल्ली सरकार का है ना। भाई दिल्ली सरकार अगर फायदा दे रही है तो प्रिंसिपल्स और बाकी स्कूल्स इसका फायदा उठा रहे हैं, जो मैनेजमेंट है। तो आपका कहना है? वैसे मतलब यहाँ और भी लोग हैं, अगर आपको बात करनी है दिल्ली चुनाव को लेकर के, मतलब अरविंद केजरीवाल जो है वो ये भी तमाम तरह की योजनाएं वो लॉन्च कर रहे हैं। संजीवनी योजना है हेल्थ केयर के लिए, इसके अलावा वो महिला सम्मान योजना लॉन्च कर रहे हैं। ऑटो वालों के लिए जो है कि उनके परिवार को वो आर्थिक रूप से मदद करेंगे, बच्चों को कोचिंग वो कराएंगे। तो मतलब फैसिलिटीज़ तो वो हर वर्ग को कवर कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ऑटो वालों के लिए, और तमाम तरह की योजनाएं हैं जो अभी प्रेजेंट में चल रही हैं। तो ऐसे में उनको उनका ग्राउंड कैसे कम हो रहा है? मतलब इतनी तरह के जो आप आरोप लगा रहे हैं। सर ये सारी योजनाएं जो है इलेक्शन से 1 महीने 2 महीने पहले उनको याद आती हैं और इलेक्शन खत्म होने के बाद वो भूल जाते हैं। भाई पंजाब में भी उन्होंने कहा था कि 1100 रुपये देंगे। आप मुझे किसी भी पंजाब की किसी भी स्टेट में, मतलब पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाओ और आप उनसे जाके पूछो कि क्या आपको 1100 रुपये मिले, आपको सुनने में आएगा कि अभी तक नहीं मिले। पानी फ्री करेंगे, बिजली फ्री करेंगे, एक आम, अरे पानी भाई जो बंदा पे कर सकता है उसको क्यों फ्री कर रहे हो? एक कैटेगरी बना लो ना कि भैया ये ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में है, इनको पानी और बिजली की फ्री की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है, इनको दे सकते हैं। अच्छा अब वो कैटेगरी भी बनाएंगे तो सुन लो, कैटेगरी बनाने के बाद जितने भी रोहिंग्यास है, जितने भी बांग्लादेश से जितने भी आए हुए लोग हैं या जितने भी ये ऐसे लोग हैं, इनको वो कैटेगरीज मिलेगी, लेकिन हिंदुओं को भी इसकी कोई वो नहीं मिलेगी। हिंदुओं के लिए तो उसके हिसाब से, मतलब हिंदू तो उनके हिसाब से एग्जिस्ट ही नहीं करता है। और अगर आप बोल रहे हो कि आप हिंदुओं के मतलब सपोर्ट में हो तो फिर आप जो है वो देश विरोधी हो और आप भाजपा समर्थक हो, आप मोदी जी के समर्थक हो। तो यहाँ पे तो हिंदुओं की बात करना या हिंदुओं का अपना विचार रखना भी ये होता है कि आप जो है वो देश विरोधी हो। तो आप कैसे देख रहे हैं पूरे इलेक्शन सिनेरियो को? इलेक्शन सिनेरियो को मतलब देखो हम दोनों पार्टियों को मतलब सम्मान करते हैं, पर इस बार जो है कांग्रेस गिर जाएगी दिल्ली में। आम आदमी पार्टी तो मतलब सीएम है उनके पास, इतनी सारी योजनाएं हैं, उनको वो क्यों नहीं जीत सकते? वो इसलिए नहीं जीत सकता क्योंकि दिल्ली में इतना गंदगी फैली हुई है और बहुत मतलब बुरा हाल है दिल्ली में इस वक्त। हर चीज़ों के लेकर कुछ भी मतलब इलेक्शन से पहले हर चीज़ मतलब अवेलेबल कराते हैं, उससे पहले कुछ नहीं है। मतलब पहले भी रही है, मतलब 10 साल तक, उससे पहले कभी कुछ नहीं किया। बट इस बार जो है चेंज होगा पूरा कम्प्लीटली। लेकिन जब हम ऐसे ग्राउंड पे जाते हैं तो अक्सर लोग कांग्रेस से भी खफा दिखते हैं, तो वो कहते हैं कांग्रेस वाले तो दिखते ही नहीं हमें ग्राउंड पे। कांग्रेस वाले नहीं दिखते मतलब कांग्रेस, जैसे आप कह रहे थे कांग्रेस आ जाएगी, आपने अभी ये कहा ना कि कांग्रेस जीत जाएगी, तो कांग्रेस नहीं जीतेगी। अच्छा दिल्ली में कम्प्लीटली चेंज होगा, इस बार बीजेपी आएगी। अच्छा आप बीजेपी कह रहे हो? नहीं, आपने भी पहले कांग्रेस कहा। नहीं कांग्रेस बदल जाएगी इस बार, मतलब बीजेपी आ जाएगी आम आदमी इस बार। पार्टी बदल जाएगी, हाँ। बीजेपी आ जाएगी। वो आम आदमी पार्टी के बदले गलती से कांग्रेस बोल गए। उनका ये कहना था कि इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार हटने वाली है और दिल्ली में बदलाव होने वाला है और दिल्ली में बीजेपी की सरकार दोबारा से बनेगी। अच्छा एक बात ये, जैसे कि हालांकि बीजेपी की तरफ से क्लियर नहीं किया गया है कि जो एग्जिस्टिंग योजनाएं हैं वो चालू रहेंगी या खत्म हो जाएगी, है ना। और अरविंद केजरीवाल यही मुद्दा बनाते हैं कि भाई अगर उनकी सरकार गई, किसी और पार्टी की सरकार आई तो ये योजनाएं बंद कर देंगे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि जो दिल्ली के लोग हैं वो क्यों वोट करेंगे किसी और पार्टी को जब उनको इतनी सारी सुविधाएं मिल रही हैं?
इतनी सारी सुविधा कहाँ पे है, ये तो सब दिखावा है, मतलब हर चीजों को मतलब 200 यूनिट फ्री है, पानी फ्री का रखा है। वो फ्री होने से कुछ नहीं होता, वो तो इलेक्शन के यूनिट से टाइम ऊपर अगर एक भी यूनिट आ गया तो पूरा 201 यूनिट का पैसा देना ही पड़ेगा। 200 यूनिट भी फ्री नहीं है। लिमिटेशन होती है। अगर हमारे 199 तो 199 का फ्री है, अगर हम 201 कर रहे हैं तो 201 का ही पैसा जोड़ के देना पड़ेगा। और पानी जो पानी वाली वो योजना भी तो है। देखो, अगर आप योजनाओं की बात कर रहे हो कि भाई सरकार अगर ये जाती है तो योजनाएं चालू रहेंगी या नहीं रहेंगी, तो मेरा ऐसा मानना है कि जो भी बीजेपी जब भी सरकार बनाएगी तो वो इस बारे में विचार जरूर करेगी कि जो योजनाएं अब तक चलती हुई आ रही है उनमें से कितनी योजनाएं सही हैं और कितनी योजनाएं जो हैं वो जो है उसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। देखिए, पार्लियामेंट और जो हमारा स्टेट हाउस कमेटी मतलब वो है लेजिस्लेटिव कमेटी, इनका काम ही ये है कि पुरानी योजनाएं जिनमें सुधार होना चाहिए उनको सुधार करना, और जो योजनाएं लगता है कि हाँ ये योजनाएं सही चल रही हैं और इनको चलना चाहिए, उन योजनाओं को कंटिन्यू रखना। इसी तरीके से सरकार चलती है। रूल्स एक बार बनाए जरूर जाते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जो रूल्स बना दिए गए हैं वो लाइफ टाइम वैलिड रहें। उन रूल्स के लिए मॉडिफिकेशन नाम की भी एक चीज़ होती है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे मॉडिफिकेशन की जरूरत है वहाँ मॉडिफिकेशन होगा, जहाँ लगता है मॉडिफिकेशन की जरूरत नहीं है वो रूल मॉडिफाई नहीं किया जाएगा।